हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। टुडे इज 25th ऑफ जुलाई 2023। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो द हिंदू के अंदर मौजूद हैं, आइए उसका डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 360 डिग्री कवर करते हैं और आप देखिएगा किस प्रकार से आप इन सभी करंट अफेयर्स को अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज पे हमें दे रखा है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आप इसको लिंक कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन मणिपुर। अमित Shah tells Parliament. Opposition MPs insist that Prime Minister Narendra Modi make a suo motu statement on the situation in state before discussion can start. They troop into well of the Lok Sabha, hold placards. Speaker later adjourns the House for the day. देखिए, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मणिपुर के अंदर वायलेंस चल रहा है, मणिपुर अनरेस्ट का माहौल फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है वो मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, तो आप अर्लियर वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है मणिपुर के अंदर, किस वजह से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं आपस में विवाद का एक विषय बन चुका है। और अभी फाइनली ये बात बोली जा रही है कि जो भी अपोजिशन पार्टी हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो भी मानसून का सत्र यानी कि मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी को यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पर कोई ना कोई एक स्टेटमेंट इशू करना चाहिए। और सुओ मोटो का मींस अपने आप से इशू करना चाहिए, खुद से इशू करना चाहिए, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले जो अपोजिशन पार्टी थी उसकी ये डिमांड थी कि आप किसी भी प्रकार से इस पर डिस्कशन करें। सरकार मणिपुर के इशू से भाग रही है। अभी फाइनली सरकार ने कह दिया है कि वी आर रेडी फॉर डिस्कशन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मणिपुर इशू पर पूरा का पूरा आपसे डिस्कशन करने को तैयार हैं। देखिए, डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जो वायलेंस हो रहा है उसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट का माहौल हो चुका है। अगर मैं आपसे बोलूं कुकी ट्राइब या मीती ट्राइब जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, और इस तरीके का जो अनरेस्ट यानी कि जो वायलेंस वाला माहौल है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा विमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट हो रहा है, और जो विमेन हैं उनको नेकेड एंड मॉफ्ड आपको घुमाया जा रहा है, या अलग अलग तरीके की वीडियोस आ रही हैं। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी टाइम से ये बोलता आ रहा है कि भाई जो भी परपिट्रेटर्स हैं यानी कि जो भी दोषी हैं उनको पकड़ के लाइए। सो ये पूरा का पूरा इवेंट चल रहा है। बट यूपीएससी यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है? देखिए, एक तो पूछ सकता है कि भाई एक बात बताओ, स्पीकर ने जो एडजर्नमेंट करा है इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है मॉनसून सत्र को चलने नहीं दे रही हैं। अभी मॉनसून सत्र क्या है? देखिए, भारत के अंदर 3 बार जो है आपका पूरा का पूरा पार्लियामेंट की बैठक होती है जिसपे सारे के सारे बिल्स यानी कि जो भी चीज़ें रखी जाती हैं वो इधर रखी जाती हैं। एक तो होता है आपका बजट सेशन। आप जानते हैं कि बजट जैसे ही कमेंस होता है यानी 1 Feb, वहाँ से बजट सेशन की शुरुआत हो जाती है। फिर बजट सेशन जब अल्टीमेटली गिलेटिन पास हो जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है एंड फाइनली सब कुछ हो जाता है, तो वो जो बजट का सेशन है वो भी खत्म हो जाता है। और उसके बाद दूसरा सेशन जो आपका पार्लियामेंट का स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉनसून सेशन। एंड इसके बाद जो तीसरा सेशन होगा वो होगा विंटर सेशन। और आप ये बात भी जानते होंगे, पॉलिटी के अंदर आप पढ़ चुके होंगे कि एक सेशन यानी कि भारत के अंदर जो पार्लियामेंट की बैठक होगी वो विद इन 6 months होनी जरूरी है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा आप उस सेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बात बोली जा रही है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए मैक्सिमम कि ये पूरा का पूरा जो स्पीकर्स अभी एडजर्न कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं क्योंकि जो भी अपोजिशन पार्टी है वो सेशन को चलने नहीं दे रही हैं। सेशन में यानी कि वो प्लेकार्ड्स यानी कि कुछ चित्र हैं या फिर नहीं कि कुछ आपके नारेबाजी कर रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ स्लोगन्स दिखा रही हैं, यानी कि कुछ भी करने को राजी नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। अभी एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, 3 चीज़ें होती हैं पॉलिटी के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। एक है डिसोल्यूशन, एक होता है डिसॉल्व हो जाना, एक होता है एडजर्नमेंट, और एक होता है प्रोरोग। तो दोस्तों, आपको इन तीनों का मतलब यानी डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज करा जा रहा है वो है एडजर्न्स द हाउस फॉर द डे। और कौन एडजर्न करता है? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले होता है डिसोल्यूशन। आप इस तरीके से समझिए कि पूरा का पूरा जो आपकी लोकसभा है अगर वो ही खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं डिसॉल्व हो जाए। तो पूरा का पूरा लोकसभा ही, क्योंकि राज्यसभा आप जानते हैं परमानेंट हाउस ऑफ दी आपका पार्लियामेंट है। लोकसभा अगर पूरी खत्म हो जाए, अब वो कब खत्म हो सकती है? फॉर एग्जांपल, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 साल की अवधि है जिस प्रकार के लिए आपके लोकसभा का टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाए, या उससे पहले ही किसी प्रकार से नो कॉन्फिडेंस हो जाए और सरकार गिर जाए जिसकी वजह से डिसॉल्व हो जाए, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करा सकते हैं। अब बात ये होती है यहाँ पे कि डिसोल्यूशन जो है वो पूरा का पूरा लोकसभा का होता है।
होता है दोस्तों। अच्छा, अब एडजर्नमेंट और प्रोरोग में क्या फर्क होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोरोग की बात करता हूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए जो प्रोरोग बोला जाएगा, यह प्रोरोग किस बेसिस पे बोला जाएगा? प्रोरोग इस बेसिस पे बोला जाएगा कि पूरा का पूरा जो सत्र है, यानी पूरा का पूरा जो सेशन है, उसी को हमने खत्म कर दिया। फॉर एग्जांपल बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन के बाद आप जानते हैं मॉनसून सेशन आता है और उसके बाद विंटर सेशन आता है। अगर मैं कहता हूं प्रोरोग हो गया हाउस प्रोरोग होने का मतलब क्या है कि बजट सेशन ही खत्म हो चुका है। अब फाइनली अब जब भी दोबारा बैठक होगी वो कब होगी? मॉनसून सत्र में होगी। यानी अगर मान लीजिए 10 दिन का पूरा टाइम पीरियड बच रहा था और वहां पर यह डिसाइड करा जाता है कि पूरे के पूरे जो सेशन है उसको प्रोरोग करा जाता है या हाउस को प्रोरोग करा जाता है, इसका मतलब है कि सेशन ही खत्म कर दिया है। अब फाइनली हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मिलेंगे, तो सेशन का एंड को बोलते हैं प्रोरोग। और अगर मैं बात करता हूं एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि विद इन सेशन, यानी कि अभी सेशन तो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे सेशन कौन सा चल रहा है? मॉनसून सेशन। ये मॉनसून सेशन फॉर एग्जाम्पल 2 महीने चलने वाला है। इस 2 महीने में जो छोटे छोटे ब्रेक्स लिए जाएंगे इसको बोलेंगे एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो सेशन है वो ही खत्म हो गया। एडजर्नमेंट का मतलब है कि कुछ समय के लिए खत्म करा गया है। तो फॉर एग्जांपल जो स्पीकर होते हैं वो एडजर्न कर सकते हैं पूरे के पूरे जो आपकी मीटिंग चल रही है सेशन के अंदर, उसको एडजर्न करा जाता है। अगर एडजर्न बोला गया है तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड भी बताया गया हो। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक कि आपका पूरा का पूरा स्कूल का सेशन खत्म नहीं हुआ है, यानी कि जो आपकी पढ़ाई है उसका सेशन कहीं खत्म हुआ है। सेशन खत्म होने का मतलब क्या होता है? प्रोरोग हो जाना, कि पूरा सेशन ही आपका एंड हो गया है, अब नया सेशन स्टार्ट होगा। अभी आपका सेशन कंटिन्यू चल रहा है बट हो सकता है आपको 10 दिन के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं स्कूल की तरफ से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेशन कंटिन्यू है बट उसी के अंतर्गत छुट्टी दी गई है। अब बात यह है कि छुट्टी दी गई है तो एक टाइम लिमिट भी बताई जाती है कि भाई परसों खुलेगा या मंडे को खुलेगा या 10 दिन बाद खुलेगा, तो एक एग्जैक्टली डेट बताई जाती है। अगर डेट ना बताएं आपके स्पीकर और इस तरीके से बंद कर दें, यानी कि बोल दें कि भैया छुट्टी, और कुछ भी डेट ना बताएं, तो यहीं पे आप इसको बोलेंगे एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि आपने डेट नहीं बताई है, स्पेसिफिकली ये नहीं बताया है कि कब एडजर्न खुलेगा, कब एडजर्नमेंट का जो मोशन है वो बंद हुआ जाएगा। तो अगर इस तरीके से चीजें लिखी हैं तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक से। बाकी आप पॉलिटी में जाइए, इसको डिटेल में कवर करिए। नेक्स्ट देखिए, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इजराइल्स कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म बिल्स गेट्स पार्लियामेंट नॉट। अभी ये क्या चल रहा है? वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी परस्पेक्टिव से, बट क्योंकि फ्रंट पेज में दे रखा है तो आप एक बार इस पूरे मुद्दे को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? इजराइल, आप जानते हैं इजराइल देश बहुत ही ताकतवर, बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड, एग्रीकल्चर में डेवलप्ड एक बेहतरीन देश है। और इस देश के अंदर हम लोग समय समय पर अपने रिश्तों की बात करते आए हैं, यानी कि इंडो इजराइल रिलेशनशिप की हम बात करते आए हैं। तो आपको यूपीएससी यहां से इंडो इजराइल रिलेशनशिप पूछ सकता है कि भारत और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्तों की बुनियाद जो है वैसे तो बहुत समय पहले से है, परंतु इस बुनियाद की जो एक्चुअल शुरुआत हुई वो 1990 के बाद से शुरुआत हुई, जहां पे हमारे कुछ प्रधानमंत्री यानी कि हमारे कुछ सरकार के लोगों ने पहली बार इजराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया। क्योंकि 1992 से पहले तो हम इजराइल को नेशन का दर्जा भी नहीं देते थे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किसको दर्जा देते थे? वहां पे पैलेस्तीन को दर्जा देते थे। तो इजराइल और पैलेस्तीन का विवाद बहुत समय से चल रहा है, आप जानते होंगे। इजराइल और पैलेस्तीन के विवाद में आप किस तरफ खड़े होंगे सिर्फ इस बात पे निर्भर करेगा कि आप इजराइल और पैलेस्तीन की हिस्ट्री को कब से पढ़ रहे हैं। अगर आप ऑटोमन एम्पायर के टाइम से पढ़ रहे हैं तो आप पैलेस्तीन की साइड खड़े हो जाएंगे, बट अगर आप लोग इसको 400 एडी से पढ़ते हैं या 40 एडी से पढ़ते हैं तब आप जान जाएंगे कि किंग सोलोमन के टाइम पीरियड से ये सारी की सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो इन दोनों में एक बहुत भयंकर विवाद चल रहा है, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पैलेस्तीन सरकार को प्रमोट किया था, हमने बोला इजराइल एक नया देश बना है जो 1948 में बना था, तो हम लोगों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था इजराइल को टिल 1992। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉलिसी अपना ली थी जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ डी हाइपनेशन। पॉलिसी ऑफ डी हाइपनेशन का मतलब क्या है कि भाई जब भी हम इजराइल के साथ बात करते हैं तो अब इस बात पे हम निर्भर नहीं करते हैं कि पैलेस्तीन के साथ वो क्या करता है, और जब हम पैलेस्तीन के साथ मुलाकात करता है भारत तो वो इस बात पे बिल्कुल अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलाइन नहीं करता है कि उसके रिश्ते इजराइल के साथ कैसे हैं। तो हम दोनों कंट्रीज को अलग अलग देखते हैं और बोलते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि यहां पर आप किस चीज को प्रमोट करेंगे कि दोनों राष्ट्र एक साथ मौजूद होने चाहिए। यानी कि हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा पैलेस्तीन खत्म हो जाए और पूरा का पूरा इजराइल आ जाए, और ना ही हम इजराइल
से अपने रिश्तों को बिगाड़ना चाहते हैं आज सिर्फ पैलेस्तीन को सपोर्ट करके, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आफ्टर 2010 ऑनवर्ड्स इजराइल के साथ जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और पहली बार 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जो इजराइल के दौरे पे जाते हैं, और उसके बाद से हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि डिफेंस के मामले में आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है आपका इजराइल। इजराइल एकमात्र एक ऐसा देश है यूएसए के बाद जहां से हमारा एक आप देखेंगे वी आर दी नेट एक्सपोर्टर्स, हम वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, इंपोर्ट कम करते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन देश है जहां से आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लेते हैं, डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेते हैं। जैसे आप बराक मिसाइल की बात करते हैं तो बराक 8 प्रोजेक्ट जो है वो कंबाइंड इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करता हूं मोसाद एजेंसी की, जो विश्व की सबसे बेहतरीन एजेंसी मानी जाती है, वो भी इजराइल में पाई जाती है। तो भारत की रॉ यानी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो और मोसाद आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्पेस टेक्नोलॉजी की, वहां पर भी हमारा कॉपरेशन है। सो हम लोग एक दूसरे के साथ कई जगह कॉपरेट कर रहे हैं। हम लोग आप देखेंगे I2U2 प्लेटफॉर्म पर कॉपरेट कर रहे हैं। I2U2 आप जानते होंगे, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए और इस अब्राहम अकॉर्ड से यूएई और इजराइल की दोस्ती कराता है यूएसए। बट ये दोनों नेशन बोलते हैं कि हमें भारत भी चाहिए, और उसी में 4 ग्रुप बन जाते हैं, 4 लोग आ जाते हैं जिसको हम I2U2 यानी कि वेस्ट एशिया क्वाड के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ से डायमंड बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होता है, यानी 50% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायमंड में करते हैं। तो इजराइल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। यहाँ से आपसे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ये क्या है इजराइल का कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म जिसको पार्लियामेंट नॉट मिल चुका है, ये अपने आप में एक इशू बन गया है आज की डेट में। आइए इसको भी समझते हैं। तो आप कवर करिएगा इंडो इजराइल रिलेशनशिप। जिस दिन इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल आएगा इंडो इजराइल के ऊपर, हम उसको बिल्कुल उतनी ही डेप्थ में कवर करेंगे। बट आज के लिए सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को कवर करिए, कॉपरेशन को कवर करिए, कुछ चैलेंजेस को पता करिए कि भारत और इजराइल के अंदर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक चैलेंज की, पहला चैलेंज क्या है? लो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हम बहुत अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड नहीं बढ़ा पाते हैं। सेकंड, अगर मैं बोलता हूं इजराइल के साथ आज तक हमारा जो FTA है यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हो पाया है। तीसरी, एक और बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, देखिए पाकिस्तान के साथ तो हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है इजराइल, यानी कि जब कभी भी पाकिस्तान का मुद्दा आता है तो वो भारत को सपोर्ट करता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरी कंट्रीज पर विजय पाया है। 1967 के 6 डे वॉर से आप जानते होंगे, तो वो भारत को एकदम खुलेआम सपोर्ट करता है। अगर मैं बोलता हूं उरी स्ट्राइक पे उसने कहा बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया मारे। अगर मैं आपसे बोलता हूं आपका बालाकोट स्ट्राइक पे विश्व से पूछा गया क्या आपकी प्रतिक्रिया है, तो यहां पे आपका जो दोस्त है मोदी जी के इजराइल, वहां से क्या निकल के आता है? वो बोलते हैं कि भाई इट इज ऑल ओके, बहुत बढ़िया मारा आपने, अच्छा करा, जो भी है टेररिस्ट को मारो। एकदम टेररिज्म के मुद्दे पर वो हमारे साथ खड़ा होता है। बट कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे चाइना के मुद्दे पर वो चुप हो जाता है, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है। तो ऐसे कुछ विवाद हैं जो आपको पता भी होने चाहिए। सो कुछ विवाद पता करिए, कुछ कॉपरेशन पता करिए, अपने एक आंसर बनाइए 250 शब्दों का जो आपसे GS2 में पूछा जा सकता है। खैर, अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इजराइल के इस कॉन्ट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म बिल के ऊपर। क्या बोला गया है आप लोग दोस्तों अगर जानते हैं तो आप इस बात से बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। NJAC, याद होगा आपको, NJAC 2015 में एक बिल लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें क्या बोला गया था कि एक लॉ मेंबर को ऐड करा जाएगा किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के जो भी आपका जो कोलिजियम है उसके अंदर ऐड करा जाएगा। यानी कि वो जो 3 जजेस केस की तरह आज की डेट में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं या फिर हाई कोर्ट्स के जज अपॉइंट या ट्रांसफर होते हैं, वो कोलिजियम पूरा उसको खत्म करके आज की डेट में एक नया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करा जाएगा। क्योंकि कोलिजियम के ऊपर कई सारे आरोप लगते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके ऊपर आरोप लगता है कि भाई यहाँ पे नेपोटिज्म चलता है, यहाँ पे सीनियरिटी का लेवल नहीं देखा जाता है। तो कई तरीके की ट्रांसपेरेंट इश्यूज होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से
आप देखेंगे कोलिजियम के ऊपर सवाल उठते थे, और वहीं पे सरकार ने अपने कुछ व्यक्तियों को ऐड करने के लिए एनजीएसी जैसा एक बिल पास किया था, बट इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था किसने, आपके सुप्रीम कोर्ट ने, अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो सरकार ने कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू के तहत, और इट वायलेट्स द बेसिक डॉक्ट्रीन, यानी कि मूल स्ट्रक्चर को ही, बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, केशवानंदन भारती केस में निकला था 1973 में। ये पूरा का पूरा जो इवेंट है, ये पूरा का पूरी जो कहानी है वो क्या बोलता है, देखिए एक टसल चलता है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव यानी कि लेजिस्लेचर, और किसके बीच में, एक जुडिशरी के बीच में। तो कई बार आपको दिखेगा जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम करते हुए दिखती है, यानी कि जुडिशियल ओवर रीच कर जाती है। जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रही है और जुडिशियरी परफॉर्म कर रही है, तो हम बोलते हैं कि भाई ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, यानी कि जुडिशरी आगे बढ़ करके कुछ काम कर रही है। बट कई बार जुडिशरी क्या करती है, उन कामों को भी अपने हाथों में ले लेती है जो एग्जीक्यूटिव के बनते हैं, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव कई बार परेशान हो जाता है जुडिशरी से, और जिसके लिए वो इस तरीके का एक्ट लाता है, जिस एक्ट में वो बोलता है कि भाई ये जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट्स का अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट्स का ट्रांसफर, इस सब को खत्म करके एक नया स्ट्रक्चर की पहल करी जाए, जिससे क्या होगा कि अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार का कोई रोल या सरकार के कुछ व्यक्ति कोलिजियम के अंदर बैठ जाएंगे, तो सरकार की भी बात सुनी जाएगी, जिससे उनका नैरेटिव भी आगे प्रमोट हो सकता है, और यहां पे वो व्यक्ति आएगा जो सरकार को भी ध्यान से समझेगा, सरकार की बात भी सुनेगा। तो ऐसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आर्टिकल 51 बोलता है कि भाई आर्टिकल 50 बोलता है कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट जो है वो पूरा का पूरा ढह जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट ही ढह गया, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया। वो बोलते हैं कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में बिठा देंगे, क्योंकि उससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये है पूरा का पूरा सिनेरियो, जहां पे भारत के अंदर तो ये मना हो गया दोस्तों, पर अगर मैं यही चीज को इजराइल में अगर आपको इंप्लीमेंट कराने की बोलूं, तो हां जी, इजराइल के अंदर ये पास हो चुका है पार्लियामेंट में। मतलब सेम तरीके का बिल जो भारत में एनजीएसी के रूप में आया था, इसी तरीके का बिल जो कि कोर्ट्स की पावर को इन्फ्रिंज करेगा, यानी कि कोर्ट्स की पावर को थोड़ा सा दबा देगा, जहां पे सरकार का से ज्यादा होगा, जहां पे लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का से ज्यादा होगा, और सरकार जुडिशरी की जो बात है वो कम मानी जाएगी। उसी तरीके का बिल यहां पे पास हो चुका है, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिफॉर्म बिल। देखिए ये पूरा का पूरा जुडिशियल रिफॉर्म बिल के ऊपर बहुत बहसबाजी कई सालों से चल रही है, और फाइनली इसको पास करा दिया गया है, दैट इज व्हाई इट इज इन दी न्यूज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक GS3 इकोनॉमी से रिलेट करते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट अप्रूव्स 8.15% इंटरेस्ट रेट फॉर PF यानी प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स इन 2022-23। अभी सवाल उठता है कि प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का फायदा क्या है, और क्या इसके ऊपर पूरा का पूरा ये आर्टिकल मौजूद है। देखिए आप इस आर्टिकल को पढ़िए, यहां पे लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलता हूं ईपीएफओ का अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट चेक करेंगे जाके, तो उसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो होती है वो होती है डीबीटी, सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को जो हेड करते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चेयरपर्सन होते हैं इस सीबीटी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अभी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने क्या बोला है? बोला है कि जो प्रोविडेंट फंड के कुछ डिपॉजिट्स होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा? लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी मनी सप्लाई बढ़ सकती है। अभी खैर यहाँ पे फोकस किस बात पे किया जा रहा है? फोकस इस बात पे किया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ईपीएफओ पता होना चाहिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ईपीएफओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? देखिए सोशल सिक्योरिटी का मतलब यहां पर इस बात से बोला जा रहा है, एक व्यक्ति है पूरी जिंदगी काम करता है,
जब वो रिटायर होता है उसके बाद क्या क्या उसकी हेल्थ, क्या उसका इंश्योरेंस, क्या उसको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्या उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके बाद खराब तो ना हो जाए, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है आपका सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बनाई गई थी? 1952 में। किन एक्ट से इसको पावर्स मिलती हैं? देखिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, इससे इसको पावर्स मिलती हैं, यहीं से इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1951 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको पास करा गया था, बट फाइनली 1952 में एक एक्ट लाके इसको सैचुएटरी बैकिंग दी गई है। सो याद रखिएगा, इट इज अ सैचुएटरी बैकिंग। मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ईपीएफओ? अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ईपीएफओ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो जल्द से जल्द बताएं। नेक्स्ट देखिए, दिस एक्ट अप्लाइज टू क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉइज। यानी कि ये जो ईपीएफओ में जो भी एक्ट्स लगे हैं, इन एक्ट्स की वैलिडिटी कहां पे है, कब से ये एक्ट्स माने जाते हैं? या फिर मैं आपसे ये भी बोल सकता हूं, प्रोविडेंट फंड किन को देना पड़ता है? आप सुने होंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट पीपीएफ। तो पीपीएफ या ईपीएफ, ये सभी चीजें जो मौजूद हैं, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भाई किसके ऊपर लागू होगा, तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पे 20 और 20 से ज्यादा इंप्लॉइज मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 स्कीम्स हैं जो रन करी जाती हैं किसके द्वारा? ईपीएफओ के द्वारा। एक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या है? एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर आप देखेंगे कुछ पैसा एम्प्लॉय देता है, कुछ पैसा एम्प्लॉयर देता है, यानी कि कुछ परसेंट का पैसा, करीबन करीबन आप देखेंगे 8.5% समथिंग का पैसा कौन देता है? आपका एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयर को देना पड़ता है 12.5 समथिंग % का पैसा। तो आप इस बात पर फोकस करिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है एक वर्कर का। जब वर्कर काम करता है आपकी कंपनी में, तो उसके पोस्ट रिटायरमेंट के लिए आज की डेट से ही आप कुछ कुछ पैसा उसकी सैलरी से कट करते हैं और जोड़ते चले जाते हैं। तो आपको देखेंगे जिसका अकाउंट प्रोविडेंट फंड के अंदर है, उस व्यक्ति को कुछ पैसा अपने लिए निकालना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए उसकी 100 रुपए की सैलरी है, तो 8 रुपए उसको निकाल के अपने प्रोविडेंट फंड में डालने पड़ेंगे, और 12 रुपए एक जो जिस मालिक के अंतर्गत वो काम कर रहा है या जिस कंपनी के अंतर्गत वो काम कर रहा है, वो उसको 12 रुपए देगा, और ये पैसा इकट्ठा होता चले जाएगा। कुछ साल बाद वो उस पैसे को निकाल सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में काम कर सकता है। यानी कि अगर वो मर जाता है तब भी उसको पैसा मिल सकता है, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पैसा मिल सकता है। ये एक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है। सिमिलरली एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, अभी क्या बोला है? ईपीएस, यानी कि जब मर जाता है व्यक्ति तो उसको पैसा मिल सकता है। मान लीजिए आफ्टर हिज रिटायरमेंट उसके पास कोई सैलरी का सोर्स तो होगा नहीं, 60 के बाद जब वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं रहेगा, उसके बाद उसको किस तरीके से पैसा मिलेगा, उसके लिए एक स्कीम चालू करी है ईपीएस। यानी कि आप पैसा भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, जिसके बाद होगा क्या? कुछ परसेंट, मतलब यानी कि सरकार क्या करेगी? एक स्कीम बना देगी, एक पेंशन स्कीम बना देगी, जिसके तहत हो सकता है 2500 या 3000 रुपए आपको एज अ पेंशन मिलते रहेंगे, ताकि आपका बेसिक सर्वाइवल चलता रहे। वैसे तो ये अमाउंट बहुत कम होता है, डिपेंड करता है कितने सालों से आप ये ईपीएस की स्कीम चला रहे हैं, बट हाँ, एक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के रूप में उभर के आता है। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, जिसके तहत 7 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाती है। आप थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का पैसा यहां से डालते रहिए और 7 लाख तक आपको कवरेज मिल जाती है। तो इस तरीके के कुछ स्कीम्स हैं जो ईपीएफओ चलाता है, और यही पैसा जो आपका उधर पड़ा है प्रोविडेंट फंड पे, उस पे आपको सरकार यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ये डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो फाइनली जो ईपीएफओ है वो ये डिसाइड करती है कि इसका जो इंटरेस्ट है 6% नहीं मिलना चाहिए, इस पे जो भी परसेंटेज यहां पे दे रखा है, यानी कि आपको कितना मिलना चाहिए? 8.15% मिलना चाहिए। पहले से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। सिमिलरली जैसे आपका बैंक में पैसा पड़ा होता है, ऐसे ही आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा होता है, और उस पैसे पर इंटरेस्ट रेट देने की बात कर रहे हैं। फाइनली इसको अप्रूवल कौन देगा? देखो, फाइनली इसको अप्रूवल देगा यूनियन मिनिस्ट्री फाइनेंस, जो अप्रूवल दिया जाता है। तो लेबर का जो लेबर मिनिस्ट्री के चेयरपर्सन है, जो हेड करते हैं सीबीटी को, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को, इन्होंने ये चीज को अब फाइनल अप्रूवल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेज दिया है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनली इसको अप्रूव कर देगी। चलिए दोस्तों,
और आप लोग मैप वर्क भी करते रहा करिए, मैप निकाल के रखा करिए। जब भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वहां पे कोई भी सिटी, कोई भी जगह जो आपको नहीं पता है, मैप बेस पे काम करते रहिए। देखिए मैप ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 महीना पहले निकाल करके आपको सारा मैप वर्क आ जाएगा, बट कुछ जगह जैसे फॉर एग्जांपल जेरूसलम, जेरूसलम कहाँ पड़ता है, और अगर मैं आपसे बोलता हूँ आप जाइए आज मैप में चेक करिए वेस्ट बैंक कहाँ पड़ता है, जेरूसलम कहाँ पड़ता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो आप वहां पे जाके चेक करिए गोलन हाइट्स क्या है। ठीक है, आप जाइए, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इसराइल किन बाउंड्रीज को टच करता है, या फिर गोलन जो आपका पैलेस्तीन है वो किन बाउंड्रीज को टच करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे यूपीएससी ने पूछा ऑस्लो अकॉर्ड किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्लो अकॉर्ड इज रिलेटेड इजराइल पैलेस्टीन। तो जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो कम से कम उसको 360 डिग्री कवर जरूर करिए, अन्यथा आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेज ASI साइंटिफिक सर्वे एट ज्ञान वापी मॉस्क टिल टुमारो, और ये GS1 हिस्ट्री से आप रिलेट कर सकते हैं। क्या है पूरा का पूरा इशू, आइए जानते हैं। देखिए बोला जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल ही साइड में आप देखेंगे एक मॉस्क है जिसको बोलते हैं ज्ञान वापी मॉस्क। ज्ञान वापी मॉस्क वेस्ट वॉल जो है उसकी, और वहां पे 3 जो डोम्स हैं उसको चेक करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। और फाइनली आप देखेंगे कि वो जो कमेटी है, पहले तो हाई कोर्ट ने वो कमेटी बनाई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में वो पूरा का पूरा मुद्दा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है कि भाई ठीक है, ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस को चेक करती है, अनहर्थ करती है, यानी कि चीज़ों को खोद करके पता करती है, पता लगाती है कौन कितनी पुरानी चीज़ है। भारत के अंदर जितनी भी आर्कोलॉजिकल चीज़ें हैं उसका ध्यान आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखता है भारत के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा किस चीज़ पे बेस्ड है। देखिए मुद्दा इस चीज़ पे बेस्ड है, कुछ लोग भारत के अंदर ये मानते हैं, और ये बात इस तरीके से बताई जाती है कि भाई देखिए औरंगजेब के समय ये जो मंदिर है, पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, यानी कि जहाँ पे मॉस्क बना है उसके ही जस्ट नीचे एक मंदिर मौजूद है। यानी कि ये बोला जाता है कि यहाँ पे मंदिर मौजूद था 16th सेंचुरी में, और जब आप देखेंगे बाद में औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब क्या करते हैं, यहाँ पे एक पूरा का पूरा भीषण तोड़ देते हैं इसको, आकर के यहाँ पे प्लंडरिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है उसको खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पे मॉस्क बनवाए जाते हैं। अब बात ये उठती है कि यहाँ पे पहला क्या है, क्या मौजूद था। तो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे, जो भी वहाँ पे कम्युनिटी इस बात को प्रमोट करती है वो बोलती है कि यहाँ पर मौजूद है मॉस्क, और मॉस्क ही पहले से मौजूद था, इससे पहले कुछ भी नहीं था। जबकि हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा शिवलिंग पाया गया है, और यहाँ पर पूरा का पूरा मंदिर था शिव का। काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने ये एक पूरी की पूरा मस्क है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से इस चीज़ को पता लगाया गया है। देखिए काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, मान लीजिए ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, और यहाँ पे आप देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल एक जो ये वॉल है, यहाँ पे नंदी जी बैठे हैं। यानी कि आप जानते होंगे भारत के अंदर जो शिवलिंग होता है, यानी कि शिवलिंग में पूरा शिव परिवार होता है, वहाँ पे नंदी गाय भी होती हैं। तो वो जो नंदी गाय या बैल हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल सामने डायरेक्शन होते हैं किसके, शिव के। तो शिवलिंग के बिल्कुल सामने आप देखेंगे उनका जो नंदी का जो पूरा का पूरा मुख होता है, यानी कि जो पूरा का फेस होता है, वो किस तरफ शो करता है। हम कई भी मंदिर में जाके आप चेक करेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि वो बिल्कुल सामने शो करता है किसके, जो आपका शिवलिंग होता है। अब बात ये हो रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बिल्कुल एक ऐसे ही नंदी मौजूद है जिनका फेस मॉस्क यहाँ पे है और मॉस्क के बिल्कुल सामने फेस कर रहा है। तो भारत के अंदर पूरा आर्किटेक्चर जो बेस्ड है टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि जो लोग इस टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं उनका मानना यह है कि नंदी इधर इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले शिव लिंग था, यानी कि यहाँ पे पहले के पहले पूरा एक शिव परिवार था, यानी कि यहाँ पे पूरा शिव का एक पूरा का पूरा टेम्पल मौजूद था, क्योंकि तभी नंदी इधर आप फेस कर सकता है, अन्यथा कभी भी नंदी इधर फेस नहीं करेगा। तो इसी चीज को डिसाइड करने के लिए कि पहले मॉस्क वहां पे था या शिव का पूरा परिवार यानी कि शिव का टेम्पल वहां पे मौजूद था, क्या चीज थी, उसी पर
यहां पर आप देखेंगे बॉम्बे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कमिटी बनाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, बोला सुनो भाई साइंटिफिकली पता करके बताओ। ये आप देखो रिलीजियस बेसिस पे कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी बोलेगी कि मस्क है, हिंदू कम्युनिटी बोलेगी कि भाई वहां पे मंदिर है। अब क्या रिलीजियस मुद्दों से आप चीजों को डिफाइन करेंगे? नहीं, साइंटिफिक सर्वे करिए, साइंटिफिक सर्वे करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या दूध है क्या पानी है भैया ना, आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये सब चीजों पर फोकस करा जा रहा है। फिर यहां पे अभी क्या ये न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है, किसको अलाउ करा है? ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजमेंट को एक ब्रीदिंग टाइम दिया है। ब्रीदिंग टाइम का मतलब क्या है? उनको बोला है कि भाई आप अप्रोच कर सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट को, या फिर आपका जो राइट है, आपका राइट क्या है? थोड़ा सा अप्रोच करने का राइट है कि इस तरीके का जो साइंटिफिक सर्वे है वो ना हो, आप आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकते हो। ये लास्ट मौका है, अगर आप नहीं करते हैं तो इसके बाद हम लोग चालू कर देंगे, देखिए टिल टुमारो इवनिंग, यानी कि आज कल की शाम तक ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी कमिटी यानी टीम के साथ पहुंच जाएगी, जो साइंटिफिक बेसिस पर पता लगाएगी कि यहां पर पहले मंदिर था, यहां पे मस्जिद था, क्या था, उसके ऊपर पूरा का पूरा विवाद मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर था या मस्जिद था, ये पता कैसे लगाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो देखिए दो टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो पता लगा सकता है। एक टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो आप कार्बन डेटिंग के मेथड से, जिसको C14 मेथड भी बोलते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई उसकी एज क्या है। वहां पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, उस ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लकड़ी का टुकड़ा मिलता है मान लीजिए मंदिर में, तो वो लकड़ी का टुकड़े की जो एज है आप पता लगा सकते हैं। C14 यानी कार्बन डेटिंग, ये डेट पता लगा सकते हैं कि ये 16वीं शताब्दी का है, 15वीं शताब्दी का है। तो उससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि अगर यहाँ पे लकड़ी जो मौजूद है वो 13वीं शताब्दी की है यानी कि 10वीं शताब्दी की है, तो उस समय तक मस्जिद बना ही नहीं था, इसका मतलब यहां पर पहले मंदिर मौजूद था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, साइंटिफिकली ये बात को प्रूव किया जा सकता है। और एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसको हम GPR टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भेजा जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्या करती हैं एक्चुअल में? पूरा का पूरा अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, यानी कि देखिए विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड। एक तो तरीका है कि आपको अगर पता लगाना है कि नीचे क्या है तो पूरा का पूरा लैंड को खोद दीजिए और फिर पता लगाइए। एक है विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द लैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजिए, अगर कोई सरफेस वहां पे होगा उससे टकरा के वो वापस आएगी और आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा शो हो जाएगा कि नीचे किस तरीके का स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे हुए हैं। तो सिमिलरली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से GPR टेक्नोलॉजी यानी कार्बन डेटिंग, इन दोनों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे पहले मंदिर था या मस्जिद था। उसी के ऊपर पूरा का पूरा ये आर्टिकल मौजूद है। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहां पे क्या लिखा है। अब देखिए GS3 साइंस एंड टेक से इसे रिलेट करिएगा दोस्तों। इसरो टू लॉन्च PSLV, सिंगापुर्स न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। अभी PSLV सिंगापुर न्यू इमेजिंग सैटेलाइट क्या बोल रहा है? द लॉन्च व्हीकल इज कॉन्फ़िगर्ड इन इट्स कोर अलोन मोड। ये बात ध्यान रखिएगा, कोर अलोन मोड क्या है? इट विल लॉन्च DSSAR, अ 360 kg सैटेलाइट इनटू अ नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट। द सिंथेटिक aperture radar payload in the satellite will provide all weather day and night coverage। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि ये इसरो कर क्यों रहा है? देखिए इसरो वैसे ही बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1 वाज वेरी सक्सेसफुल, चंद्रयान 2 वाज आल्सो सक्सेसफुल। हाँ, हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जो कि हम चंद्रयान 3 के लिए अब बिल्कुल अप्लाई कर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूं मिशन मंगलयान की, तो मिशन मंगलयान एकदम सक्सेसफुल प्रोग्राम था जो हमने बहुत कम पैसों में अचीव करके दिखाया। अब क्या है कि बाकी कंट्रीज का ट्रस्ट हम पर बन चुका है, तो बाकी कंट्रीज चाहती हैं कि हम भी उनकी सैटेलाइट्स को लॉन्च करें। अब PSLV टेक्नोलॉजी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग सिंगापुर की एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है इससे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं PSLV। एकदम बेहतरीन तरीके से बोला गया एक सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल है जो बहुत ही सक्सेसफुल है, आज तक कभी निराश नहीं करा है इसने। इसको बोला जाता है कि ये हमारा एकदम स्टॉमी हॉर्स है, यानी कि ये ऐसा हॉर्स है जो आज तक कभी हारा नहीं है, ऑल वेदर ऑल सीजन हमेशा चला है। सो
इसलिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम लोग सिंगापुर की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। अब यहां पे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पीएसएलवी कितनी स्टेज की है। तो देखिए पीएसएलवी जो है आपकी 4 स्टेज मॉडल है। 4 स्टेज मॉडल का मतलब क्या होता है दोस्तों? 4 स्टेज मॉडल मतलब 4 स्टेज में बटा हुआ है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। फर्स्ट स्टेज जो होता है यहां पे होते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, और ये होते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट, मतलब सॉलिड स्टेज होती है आपकी 4th स्टेज जो पीएसएलवी की मौजूद होती है। फिर सेकंड स्टेज में होता है लिक्विड, थर्ड स्टेज में अगेन सॉलिड, और फोर्थ स्टेज में होता है आपका लिक्विड। अब सवाल ये है कि ये कोर अलोन वर्जन क्या है। देखिए पीएसएलवी के 2 वर्जन माने जाते हैं, एक है पीएसएलवी का कोर अलोन वर्जन और एक है पीएसएलवी का एक्सेल वर्जन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फॉर एग्जांपल पीएसएलवी वैसे तो आप देखेंगे 1700 किलो तक का पेलोड उठा करके ऊपर जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कोर अलोन वर्जन क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, यहां पे 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं जनरली, यानी कि जो पीएसएलवी का डिजाइन है, पीएसएलवी जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, उसके सबसे नीचे वाले एरिया में 6 सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट लगे होते हैं। उसके ऊपर लिक्विड स्टेज होती है, उसके ऊपर फिर से सॉलिड होती है और फिर फाइनली लिक्विड होती है। यहां पे क्या बोला गया है, जो सबसे नीचे के सॉलिड प्रोपेलेंट आपके रॉकेट बूस्टर्स है ना दोस्तों, वो सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट बूस्टर्स नहीं मौजूद होते किसमें? कोर अलोन वर्जन में। सो कोर अलोन वर्जन में वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अवेलेबल नहीं होते। प्लस जो सबसे ऊपर की स्टेज है जहां पे लिक्विड फ्यूल अवेलेबल है, यहां पर भी बहुत कम लिक्विड फ्यूल अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं कोर अलोन वर्जन। अगर ये सब कुछ मौजूद है तो समझ लेना वो है एक्सेल वर्जन। यानी कि कोर अलोन वर्जन और एक्सेल वर्जन में फर्क सिर्फ इस बात का है कि वहां पे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और वहां पे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वहां पे जो लिक्विड फ्यूल है वो थोड़ा सा कम होता है। अब बात यह है कि कोर अलोन वर्जन यानी कि हम इस वर्जन को इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि हमें कितना पेलोड लेके जाना है। 360 किलो की सैटेलाइट के लिए आप बहुत ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कोशिश नहीं करेंगे कि यहां पे 6 सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट्स लगाओ फिर ऊपर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल भरो, क्योंकि आपको उतनी दूर जाना ही नहीं है। क्योंकि आपको कहां पे जाना है? नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट तक जाना है। इक्वेटर तक आपको जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है वहीं पे उसको पार्क करना है। तो हमें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत ज्यादा पेलोड लेके नहीं जाना है। इसलिए छोटी सैटेलाइट्स और थोड़ी हल्की सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए कोर अलोन वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। और हेंस इसरो यही बात बोल रहा है कि वी आर लॉन्चिंग पीएसएलवी C56। तो पीएसएलवी C56 क्या है? कोर अलोन वर्जन ऑफ योर पीएसएलवी और इसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टिल इनकम्प्लीट, इंडिया टाइड्स विद श्रीलंका आर बाउंड बाय द तमिल क्वेश्चन। दोस्तों मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं और बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें बता चुका हूं कि 13th अमेंडमेंट क्या है, इंडो श्रीलंका टाइज में क्या प्रॉब्लम है। आप जाइए प्रीवियस एडिटोरियल डिस्कशन चेक करिए, आपको पूरा का पूरा इंडो श्रीलंका टाइज के ऊपर एक डिटेल्ड कवरेज मिल जाएगा जहां पे कॉपरेशन, कन्वर्जेंस और चैलेंजेस की बात करी है। और वहीं पे मैंने आपको 13th अमेंडमेंट भी बता दिया है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसमें बोल रहे हैं कि 13th अमेंडमेंट जो कि तमिल के क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी कि हमारे तमिल भाई बहनों के क्वेश्चन या फिर ऑटोनॉमी या सोवरनिटी, प्रोविंशियल इलेक्शन या तमिल लैंग्वेज को एक इक्वल दर्जा देने की बात करी जा रही है श्रीलंका के अंदर, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और उसी वजह से बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि इंडो श्रीलंका टाइज जो है वो आज भी कमजोर हैं। यानी कि इंडो श्रीलंका टाइज इनकम्प्लीट माने जाएंगे जब तक तमिल के ऊपर वो जो क्वेश्चन है यानी कि 13th अमेंडमेंट है वो पूरा ना हो जाए। वो हाल ही में न्यूज में था, इसलिए ही ये पूरा का पूरा आपको आर्टिकल देखने को मिला है। आप इसको पढ़िए, आई होप आप उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, आपको ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है GS3 इकोनॉमी का, एन अनअवॉइडेबल कंट्रोवर्सी ओवर सैंपल सर्वेज। एक ये आर्टिकल भी यहां पे मौजूद है दोस्तों, और एक आर्टिकल आपको यहां पे भी दिखेगा, इज देयर अ रूरल बायस इन नेशनल सर्वेज। तो ये दोनों आर्टिकल्स को मैं आपको एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आ जाएंगे, इसका जिस्ट समझ में आना चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट हाँ कई बार आपके मेंस में इकोनॉमी के अंदर GS3 से आप इसको रिलेट करिएगा तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो आप ये पढ़िए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड अ पैनल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर प्रणब सेन टू रिव्यू द मेथडोलॉजी ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप जाइए, एडिटोरियल डिस्कशन हम लोगों
ने पहले भी करे हैं, टॉपिक पहले भी करे हैं। वहां पे मैंने एनएसओ के बारे में आपको बताया है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है वो किन चीज़ों पर काम करती है, अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड सर्वेज यानी कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, या फिर मैं आपसे बोलता हूँ आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है या फिर उसका डेटा वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जो भी एनएसओ कलेक्ट करता है। सो सवाल यहां पर ये हो रहा है कि एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। कई बार कई लोगों ने अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर एनएसओ की जो डेटा है उस पर खामियां उठाई हैं, क्योंकि देखिए जो भी डेटा एनएसओ निकाल के देता है याद रखिएगा वो सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल होता है। पॉलिसी मेकिंग या फिर आपको कोई स्कीम्स डिवाइस करनी है, किसी भी प्रकार से भारत के अंदर कुछ भी चीज़ों पर आपको काम करना है, पॉलिसी मेकिंग स्कीम्स या फिर आपको कोई सोशल सेक्टर इनिशिएटिव चालू करना है, तो आपको डेटा तो पता होना चाहिए, आपको चीज़ें तो पता होनी चाहिए, वही तो आपकी गाइडलाइन बनती है, वही तो एक्चुअल में पूरी की पूरी डायरेक्शन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कहां पर अप्लाई करना है कहां पर नहीं करना है, किस व्यक्ति को स्कीम का फायदा पहुंचना चाहिए, किस व्यक्ति को स्कीम का फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। ये बाइफरकेशन करने की जो पावर्स हैं ये कहां से निकलती हैं, ये आपको स्टैट्स बताता है यानी स्टैटिस्टिक्स बताता है। अब सवाल ये उठता है मेरा कि ये स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा जो है कौन देता है? ये मॉस्पी के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो सारा डेटा कलेक्ट करती है, अलग अलग फिगर्स बताती है और भारत सरकार को देती है। बट क्या हो अगर वो फिगर्स जिस बेसिस पे बताई जाती हैं वो मेथड ही गलत हो? इसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जो कुछ लोगों ने उठाई। फॉर एग्जांपल शामिका रावी एंड विवेक देब्रॉय वो आर्ग्यू करते हैं यूसेज ऑफ आउटडेटेड सर्वे मेथडोलॉजी बाय द नेशनल सर्वे सच एज द एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैव सिस्टमैटिकली अंडर एस्टिमेटेड इंडियाज डेवलपमेंट। सो कई सारे लोग हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में ये बात मौजूद है। देखिए जो ऊपर का आर्टिकल है वहां पर भी इसी बात पर फोकस करा जा रहा है, यहां पर भी यही बात बोल रहे हैं वो जो हमारे ऑथर हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई देयर वाज अ कंट्रोवर्सी रिसेंटली ओवर हाउ साउंड डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स इन इंडिया स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल सर्वे। एन आर्टिकल बाय शामिका रावी, मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, published in a leading national daily, एक न्यूज़पेपर में देती हैं, which cast the doubts on the soundness of data collection procedures of some of these surveys। तो आई होप आपको पहली बात तो आइडिया लग गया होगा कि भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिसी को डिवाइस करने के लिए डेटा चाहिए होता है। वो डेटा जो कलेक्ट करता है वो सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो ये सारा का सारा डेटा का काम करती है। बट कुछ लोग जो हैं वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, और बात सवाल की है भी कि जो हमारा डेटा का कलेक्शन का तरीका है ना उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। क्या डेटा का कलेक्शन का तरीका भी ठीक है? क्या वो जो मेथडोलॉजी है वो ठीक है? क्या आज की डेट में जो भी डेटा हमें पता है वो सही है या फिर वो गलत है? क्योंकि अगर डेटा ही गलत है तो पॉलिसी मेकिंग भी गलत होगी, आपके इनिशिएटिव्स भी गलत होंगे, आपकी डायरेक्शंस भी गलत होंगी, आपका पैसा भी जहां पे वेस्ट हो रहा है वो भी एक तरीके से फ्रूटफुल नहीं साबित होगा। तो जहां पे भी आप लगा रहे हैं वो बेनिफिट नहीं करने वाला है, वेलफेयर नहीं करने वाला है भारत का। तो हम चाहते हैं किसी प्रकार से हम लोगों को सही डेटा मिले। अब डेटा के रूप में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताता हूं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एक ऐसा सर्वे है जो 2017 में लॉन्च करा गया था, और इस सर्वे के अंदर आप देखेंगे एक्चुअल में टाइमली और रिलायबल डेटा दिया जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं विलिंग टू वर्क हैं एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग द जॉब। देखो दो चीजें हैं भारत के अंदर, जो टोटल पॉपुलेशन है, इस टोटल पॉपुलेशन में दो हिस्से बनते हैं, एक होता है लेबर फोर्स, एक होता है नॉन लेबर फोर्स। देखिए लेबर फोर्स और नॉन लेबर फोर्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन लेबर फोर्स एंड लेबर फोर्स? नॉन लेबर फोर्स वो व्यक्ति होते हैं दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, वो काम करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कुछ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा वो भारत के अंदर टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा तो हैं बट वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नॉन लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं वो। ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क हैं यानी काम करना तो चाहते हैं
वो यहां पर आते हैं, लेबर फोर्स का पार्ट बनते हैं। लेबर फोर्स भारत के अंदर 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक की मानी जाती है, और एज पर वर्ल्ड बैंक आप इसको 64 भी बता देते हैं। कई जगहों पे 64 है, कई जगहों पे 59 है, बट हाँ ओवरऑल 15 साल के बाद से मानी जाती है आपकी वर्कफोर्स की उम्र। यानी ये वो होते हैं जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, ये वो होते हैं जो एक्चुअल में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि 15 साल से छोटे जो हैं बच्चे हैं, 59 के बाद के जो लोग हैं वो कौन है, डिपेंडेंट हैं, वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। लेबर फोर्स का पार्ट है इस एज ग्रुप के लोग जो विलिंग टू वर्क हैं, यानी जॉब करने की इच्छा रखते हैं। अब देखिए, जॉब करने की इच्छा तो रखते हैं, क्या उनको जॉब मिलती है तो वो बोले जाएंगे एम्प्लॉयड, अगर उनको जॉब नहीं मिलती है तो बोली जाएगी अनएम्प्लॉयड। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे निकाला जाता है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लेबर फोर्स में से कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि टोटल लेबर फोर्स में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है बट वो जॉब करना चाहते हैं, वो बनते हैं अनएम्प्लॉयड का पार्ट। अब देखिए, अगर इतनी इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स ही गलत साबित हो रही है एनएसओ के द्वारा, तो ये पूरी की पूरी पॉलिसी मैटर को ही बिगाड़ देगा। सो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कुछ लोग जो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, उनका क्रक्स क्या है, वो किस बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है एक्चुअल में दो चीजों पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, वो कहते हैं जो हमारा डेटा है ना पूरा का पूरा, वो रूरल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और अर्बन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, कम झुका हुआ है। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आप जानते होंगे कोई भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको एक सैंपल लेना पड़ता है, सैंपलिंग करनी पड़ती है, यानी आपको एक सैंपल चूज करना पड़ता है। सैंपल मतलब देखिए, अगर मैं बोलता हूं पूरा का पूरा पॉपुलेशन को ही आप डेटा ले लो तो उसको तो हम सेंसस कह देते हैं। सेंसस क्या है, हर एक व्यक्ति का डेटा है। बट क्या सेंसस हर साल किया जा सकता है, हर 6 महीने में कराया जा सकता है? नहीं। आप हर एक व्यक्ति का सेंसस या हर व्यक्ति से इंफॉर्मेशन अगर हर साल में या हर 2 महीने में लेने लग गए तो बहुत कॉस्टली एक्सपेंडिचर हो जाएगा, प्लस 2 महीने में आप ले भी नहीं सकते इतना बड़ा डेटा। तो आप क्या करते हैं, कुछ रैंडम पॉपुलेशन को चूज करते हैं और उनके बेसिस पे डेटा निकालते हैं और उसके बेसिस पे अजम्पशन करते हैं, सैंपलिंग करते हैं और फिर वहां से आप पूरी की पूरी फिगर्स को डिराइव करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि ये सैंपल लिया गया है। अब एज पर कुछ ऑथर्स वो ये बोल रहे हैं कि जो ये सैंपल कलेक्ट करता है ना एनएसओ, जिन लोगों से या जिस रैंडम बेसिस पे वो चूज करता है, वो रैंडम उतना रैंडम नहीं है, ये सिलेक्टिव है। यानी कि देखिए, रैंडम होना चाहिए हमेशा डेटा। फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं और अगर मुझे अपने डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, उन 100 में से 25 बच्चों को उठाऊं जिनके 100 में से 90% से ज्यादा नंबर हैं, तो देखिए एवरेज का 90% से ज्यादा नंबर आ सकता है। बट क्या जरूरी है 100 में से जो 25 बच्चे 90 से ज्यादा लाए हैं बाकी 75 भी 90 से ज्यादा लाए हों? जरूरी तो नहीं है, हो सकता है बाकी सब फेल हुए हों। मुझे क्या करना चाहिए, रैंडम बेसिस पे कुछ बच्चों को उठाना चाहिए, उसके लिए है ना देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। तो रैंडम सैंपलिंग करनी चाहिए। रैंडम सैंपलिंग का फायदा क्या होता है, मुझे ये नहीं पता, मैंने चूज नहीं करा, अपने आप से कुछ लोग निकल के आए हैं और उन लोगों के बेसिस पे मैंने अपना एक डेटा डिराइव किया। तो यहां पे जो सैंपलिंग होती है वो ये कहते हैं इस सैंपल के अंदर ज्यादा झुकाव रूरल एरिया को दिया गया है और कम झुकाव अर्बन एरियाज को दिया गया है। अर्बन एरियाज को अंडर एस्टिमेट करता है ये पूरा का पूरा एरिया और रूरल एरिया को ज्यादा ओवर एस्टिमेट करता है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि रूरल एरिया में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, रूरल एरिया को ज्यादा पैरामीटर्स दिए गए हैं, उस पर ज्यादा आप इंक्लाइन हो जाते हो और अर्बन एरियाज पे नहीं होते हो, जिसकी वजह से जो आपकी फिगर्स हैं वो एक्चुअली ट्रू नहीं साबित होती हैं। बट ये पूरा का पूरा ये जो आर्टिकल है वो ये बताना चाहता है और ऊपर वाला एडिटोरियल भी कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं देखिए, अगर आप इस पूरे बॉक्स को देखते हैं तो वो कहते हैं देखिए, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में जो NFHS ने वेट को इस्तेमाल किया था वो था 31.7% अर्बन एरिया के पॉपुलेशन का वेट को, यानी कि कितनी परसेंटेज दिया था पूरे सैंपल में, 31% दिया था इज्जत। सेंसस की प्रोजेक्शन क्या थी, 34% है। तो वो कह रहे हैं सेंसस कहता था जो 2011 का है 34% अर्बन में है और जो ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है 31 है, जबकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या है 34.5 है। तो वो कहते हैं डिफरेंस कितना हुआ, -2.6 का।
बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंस ऐसा नहीं है कि जो जान करके किया जा रहा है। हाँ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर, हमारी जो सैंपलिंग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उन सैंपलिंग की प्रॉब्लम्स को दूर करा जाए जल्द से जल्द। जो प्रणव सेन की कमिटी है वो इन सारी चीजों पे काम करे। तो वो कहते हैं कि देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट ईयर देखो 2015-16 में 33% क्या है इन्होंने वेट लिया, सेंसस कहता है 32.7 और वर्ल्ड बैंक कहता है 32.8, इन्होंने 33% लिया। तो कहां से अर्बन पॉपुलेशन को कम ध्यान दिया। वो कह रहे हैं बराबर बराबर ही चल रहा है। हाँ कई जगहों पर थोड़ा सा गैप है, जैसे ये 2 साल जो 1998-99 में थोड़ा सा गैप दे दिया था और सेम 2019-21 में थोड़ा सा गैप दे दिया है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम दूर कर सकते हैं, और ये कमिटी इस सारी चीजों को दूर कर देगी। चलिए नेक्स्ट, आशियान अ परसिस्टेंस विद डायलॉग ऑन ट्रॉडन पाथ। नेक्स्ट आर्टिकल आपका GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको रिलेट करिएगा। राजीव भाटिया जी लिखते हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर और ऑथर हैं इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। अब देखिए क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा बोला जा रहा है, इफ साउथ ईस्ट एशिया इज द हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। आप जानते हैं इंडो पैसिफिक लोकेशन पूरा आप जानते हैं, इंडिया और पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन वाला जो एरिया है पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक एरिया बोलते हैं उसे। तो ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक एरिया है, यहां पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका जो हार्ट है वो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। तो जो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनाई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, ये वाली जो कंट्रीज हैं, इनको बोला जा रहा है कि दे आर दी एपिसेंटर, दे आर दी हार्ट ऑफ दी इंडो पैसिफिक। तो वो बोलते हैं कि जो आसियान की मीटिंग हुई है अभी, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये बहुत कुछ बता सकता है, ये बहुत कुछ दर्शा सकता है कि इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर क्या चला है। यानी कि इट इज द बेस्ट बैरोमीटर टू चेक ऑन द रीजन्स लेटेस्ट डायनेमिक्स। क्या इस रीजन के अंदर चल रहा है वो आसियान की मीटिंग बताती है। व्हाट इज आसियान? एसोसिएशन ऑफ ऑल साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये भी मैं कवर कर चुका हूं प्रीवियस एडिटोरियल्स में, जाके आप चेक करिए कि आसियान कब बना था, आसियान का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ था, कौन से बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ था, कितनी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, ASEAN+3 क्या है, ASEAN+6 क्या है, और RCEP क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ईस्ट एशिया समिट किसे कहते हैं। ये सब चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आप एक बार जाके चेक करिए। अभी फाइनली यहां पे क्या बोला जा रहा है, फाइनली ये बोला जा रहा है, ये क्रक्स है इस पूरे के पूरे आर्टिकल का, विदाउट यूनिटी एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस सेंट्रलिटी लूजेस मच ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि आसियान के अंदर चल क्या रहा है। देखिए आसियान के अंदर जो कंट्रीज हैं वो 10 तो आसियान की कंट्रीज हैं, आसियान की 10 कंट्रीज हैं। उसके बाद कौन कौन बैठता है वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया बैठता है, न्यूजीलैंड बैठता है, ऑस्ट्रेलिया बैठता है, इंडिया बैठता है, जापान बैठता है। ये सभी कंट्रीज यहां पे आप देखेंगे ये मौजूद होती हैं। कहां पे? चाइना बैठता है। तो ये सभी कंट्रीज मौजूद हैं कहां पर, आपके ASEAN+6 के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रशिया भी बैठता है और यूएसए भी बैठता है। जब ये सब बैठ जाते हैं तो हम बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट। अब सवाल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस आसियान का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आसियान सही रास्ते पर चल रहा है, क्या अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज तो नहीं कर चुका है। वो ये बोलते हैं कि आसियान पर्टिकुलरली आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसेंटर बन चुका है पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक का, और वो यही बात को इस बात से दर्शाते हैं कि आसियान का जो आउटलुक है ऑन द इंडो पैसिफिक, यानी कि AOIP, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, ये बहुत जरूरी बनने वाला है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन हमेशा ओपन रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, इक्विटेबल रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल एंड एवरीवन। यही भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि पूरा का पूरा जो इंडो ओशियन है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का है तो भारत का तो सबसे पहला अधिकार बनता है कि इंडियन ओशियन पे हम पूरा कब्जा कर लें। भारत कहता है ऐसा नहीं है। ये कुछ चोक पॉइंट्स हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, बाबिल मंडप है, गल्फ ऑफ एडन है, कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं पूरे के पूरे विश्व के अंदर जहां से ट्रेड होता है। ये सभी के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, और यहां पे लॉ ऑफ द सी काम करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का लॉ नहीं काम करना चाहिए, बल्कि उनक्लॉज के द्वारा डिफाइंड चीजें काम करनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो वो बोलते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक ओपन रहना चाहिए, इंडो पैसिफिक क्या रहना चाहिए, इंक्लूसिव रहना चाहिए, यहां पे हर व्यक्ति को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। और
और इसमें साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जो आपका आसियान कंट्रीज हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। अभी आसियान कंट्रीज के अंदर जो ऑथर हैं वो क्या बोलते हैं कि देखिए आसियान में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब आसियान के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो आसियान के अंदर हैं बट वो चाइना के फेवर में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार जो 3 कंट्रीज हैं ये चाइना के फेवर में रहती हैं। चाइना आप जानते हैं साउथ चाइना सी के अंदर अपनी हेगेमनी को प्रमोट करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी वो बोलता है कि भाई ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो मेरा है। 9 डैश लाइन वाला आप जानते हैं, पहले भी हम कवर कर चुके हैं इसको। अगर आप डेली पढ़ रहे होंगे तो आई होप कि आप वो सारी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे जब मैंने आपको पूरा का पूरा आर्टिकल के अंदर बताया था कि साउथ चाइना सी वाला एरिया कौन सा है और चाइना की क्या वहाँ पे सोच है, जिसके अंदर आज की डेट में फिलीपींस और वियतनाम उभर के निकल के आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारा भी एरिया है। तो वो बोल रहे हैं कि पहली चीज़ तो इनमें आपस में ही समझ नहीं है, आपस में ही मिली भगत है, मतलब आपस में ही एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ पाता है। क्योंकि अगर चाइना साउथ चाइना सी में कुछ भी करता है और सारा आसियान एक आवाज में उठ करके ये बात बोले कि चाइना गलत है, तो चाइना का जो क्लेम है, असर्शन है साउथ चाइना सी पे वो थोड़ा कम हो सकता है। बट खुद ही के लोग, आसियान के 10 लोगों में से 3 लोग आज की डेट में चाइना का फेवर करते हैं, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर थोड़ा दबाव कम पड़ता है। सेकंड वो बोलता है यूएसए जो खुद ईस्ट एशिया समिट में बैठता है आसियान के साथ, वहां पर भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके घर में भी इन्फ्लेशन चल रही है। दूसरी चीज यूएसए और चाइना में जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आसियान आज की डेट में क्रेडिबिलिटी को लूज करता जा रहा है, क्योंकि दोनों जब एक साथ आकर के बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे के सिर्फ आपस में लड़ते हैं। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि म्यांमार में आज की डेट में क्या चल रहा है, म्यांमार के अंदर इशू चल रहा है, आप जानते हैं तत्मदाओ सरकार चल रही है जहां पे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। जो ऑंग सांग कुई थी उनको आज की डेट में जेल में डाल दिया गया है, तो वहां पर एक मिलिट्री रूल होने की वजह से भारत भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब आसियान के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से आसियान की डेट में आज की डेट में आप देखेंगे आसियान के अंदर जो है ट्रेड सिग्निफिकेंस भी कम होती जा रही है। आरसीईपी का भी एक मुद्दा है जहां पे भारत ने ज्वाइन नहीं करा है आरसीईपी। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि आरसीईपी वाला मुद्दा क्या था, जहां पे भारत ने ज्वाइन नहीं करा था एफटीए और बाकी सभी आसियान +5 कंट्रीज ने ज्वाइन करा था। सो सवाल यह है कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम से चल रहा है। सो सिग्निफिकेंस क्या है, क्या आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, तो वो बोलते थे कि फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि 5 पॉइंट कंसेंसस कब लागू होगा। अब ये 5 पॉइंट कंसेंसस सिंपली यूपीएससी आपसे सवाल में पूछ सकता है कि दोस्तों 5 पॉइंट कंसेंसस हाल ही में जो न्यूज में है वो किससे संबंधित है। इस तरीके से यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, तो एटलीस्ट आप कम से कम इतना ध्यान में रखिए कि 5 पॉइंट कंसेंसस किसे कहते हैं। ये म्यांमार से निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी है जो कि आसियान कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट करी गई है, जिसके अंतर्गत आप म्यांमार में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो आसियान कंट्रीज इस तरीके से टैकल करती हैं। जैसे आसियान कंट्रीज आज की डेट में म्यांमार को सस्पेंड कर चुकी हैं, मीटिंग्स में अलाउ नहीं करती हैं, तो ये सभी चीज 5 पॉइंट कंसेंसस है, आप ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि भारत के लिए आसियान की सिग्निफिकेंस इस बात से निकल सकती है कि जब एस जयशंकर जी भारत छोड़ के मोदी जी के साथ फ्रांस नहीं गए, कहीं और घूमने नहीं गए, बल्कि आसियान की मीटिंग को अटेंड करते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए आसियान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए आसियान की सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है। और भारत आज की डेट में एक चैनलाइज कर सकता है। आसियान एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और जो इंडो पैसिफिक के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रख सकती है। तो भारत अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को आसियान की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को अलाइन करना चाहिए, ताकि चाइना का जो असर्टिव क्लेम्स है, चाइना की जो आप देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, या चाइना का जो भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो भी मोटिव्स है, उसको कंट्रोल करा जा सके और कोई भी और राष्ट्र आके इस पूरे के पूरे एरिया में कब्जा ना कर सके। सो सिंपली यहां पे आर्टिकल के अंदर ये बोलते हैं कि येस, ASEAN will still remain a very important event in the future, but its credibility will depend कि क्या वो आने वाले समय में अच्छे से इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पे अलाइन कर पाएगा। तो यहीं पे ऑथर कहते हैं कि होपफुली देखते हैं अगली आसियान की समिट होने वाली है जकार्ता इंडोनेशिया में। होपफुली दिस विल ब्रिंग ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द वे टू टैकल चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द रीजन। तो देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से आसियान के नेशन आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके टैकल कर सकते हैं। यही पूरा का पूरा इशू है इस पूरे आर्टिकल का। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल आज का जो मौजूद है, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट से आप
इसको रिलेट कर सकते हैं, अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, ये हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड हेड ऑफ द यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो फोकस करता है डिजास्टर्स अराउंड द वर्ल्ड आर क्लेमिंग मोर एंड मोर लाइफ। वो बोल रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो बहुत भीषण होने वाला है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो समय चल रहा है ये अपने आप में बहुत भीषण है। आप जानते हैं कि समय समय पर अलग अलग डिजास्टर्स उभर के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर पूरा का पूरा एक डिजास्टर आया जिसमें उनकी पूरी की पूरी लेबोरेटरी गायब हो गई। हीट वेव्स के आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, वो एरिया जो टेम्परेट रीजन माना जाता है, वो एरिया जो ठंडा माहौल माना जाता है, जहां पे ठंड रहती है, उधर की सड़कें पिघल गईं। आप जानते होंगे वो वाला इवेंट जब वहां से सड़क पे से जो टार था वो पिघलता जा रहा था क्योंकि हीट इतनी ज्यादा हो चुकी है। फॉरेस्ट फायर्स, आप देखिए भारत के अंदर हो, विश्व के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, चाहे ब्राजील के अंदर हो, यानी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आज की डेट में ये भी बदल चुका है। सी लेवल राइज की बात करूं या मैं लोकस्ट अटैक का आपको एग्जाम्पल दूं, डिजास्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। डिजास्टर्स आप देखिए हमारे हिमालयन रीजन में कितने हैं, चेन्नई की फ्लड्स हो, केदारनाथ फ्लड्स हो, किसी भी प्रकार से डिजास्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, ड्रॉट्स हो, एक्सेसिवनेस ऑफ योर ड्रॉट्स, डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट रिस्क, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी चिंता का विषय बन चुका है, जिसकी वजह से आज की डेट में बहुत ज़्यादा जाने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम लोग इन सारे डिजास्टर से बचे कैसे, कैसे हम अर्थक्वेक, वॉल्केनो, आपकी लैंडस्लाइड्स, आपके ड्रॉट्स, इन सब का सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि इसमें जीतेगा हमारा G20। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इंडिया जो है डिजास्टर पर काम करता आया है, बहुत बेहतरीन है, और भारत खुद पीड़ित है। भारत करीबन करीबन 31 तरीके के अलग अलग डिजास्टर्स से पीड़ित होता है। आप देखिए अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स हैं, मैन मेड हैं डिजास्टर्स, कुछ हैं आपके नेचुरल डिजास्टर्स, इस तरीके के कई सारे डिजास्टर्स से भारत खुद पीड़ित है दोस्तों। तो G20 का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकता है भारत। G20 में डिस्कस कर चुका हूं, पहले डिटेल में आपको बता चुका हूं कि 19 प्लस यूरोपियन यूनियन मिक्स करके G20 का ग्रुप बनता है। ये भारत इस पूरे के पूरे जो इवेंट है इसको इस्तेमाल कर सकता है और अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है। सेम वो बोलते हैं कि ब्राजील जो आने वाला हमारा G20 का पार्टनर है, ट्रॉयका के अंदर जो नेक्स्ट पार्टनर G20 में मौजूद है ब्राजील, ये भी एकमात्र एक ऐसा देश है जो बहुत डिजास्टर से रिलेटेड हमारी ही अप्रोच रखता है। सो आने वाले समय में भी G20 बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, किस चीज को शेप करने के लिए, पूरे के पूरे डिजास्टर को शेप करने के लिए, यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करता है। अब देखिए वो बोलते हैं कि वी आर इन द मिडल ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-30। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंडाई फ्रेमवर्क। देखिए सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले क्या था, ह्यूगो फ्रेमवर्क। अगर मैं आपसे बोलता हूं ह्यूगो कहां पे है, ये जापान के अंदर एक जगह है, यहां पे एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट करा गया था, और ये फ्रेमवर्क कब से लेके कब तक रहा, 2000 से लेके 2015 तक ये फ्रेमवर्क जिंदा रहा। यानी किस तरीके से हम रिस्क रिडक्शन करेंगे, किस चीज का रिस्क रिडक्शन करेंगे दोस्तों, डिजास्टर्स। हम कोशिश करें कि डिजास्टर्स को हम लोग, देखो हम लोग डिजास्टर्स को खत्म नहीं कर सकते, बट यू कैन प्रिवेंट इट। आप कोशिश कर सकते हैं कि लेट से लेट आए डिजास्टर्स। दूसरा, आप डिजास्टर्स को खत्म तो नहीं कर सकते, बट डिजास्टर्स के लिए रेडी रह सकते हैं। यू कैन बी रेडी, यू कैन हैव ऑल दोज थिंग्स जिससे आप प्रिपेयर हो सकते हो। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे काम करना चाहिए, ना कि डिजास्टर जब आ जाए उसको खत्म करने पे काम करना चाहिए। यानी कि हमारा जो फोकस है ना इंडिया का या पूरे विश्व का, वो आज की डेट में डिजास्टर रिस्पॉन्स पे ज्यादा है। यानी डिजास्टर आ गया, अब इसके बाद क्या करना है, नहीं नहीं, डिजास्टर आने से पहले क्या करना है इस पर काम करना चाहिए। उसी के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क आया था, और उसके बाद आप देखेंगे फाइनली क्या आया है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर 7 ग्लोबल टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। 7 टारगेट्स क्या हैं, reduce global disaster mortality, reduce the number of affected people globally, reduce direct economic loss in relation to GDP, reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services। देखो पहला बोलता है डिजास्टर से होने वाली मौतों को कम करना है। सेकंड वो बोलता है जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं डिजास्टर्स से, यानी कि नंबर ऑफ पीपल में मैन और एनिमल दोनों आते हैं, तो उन दोनों को बचाओ। नेक्स्ट, डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस होता है, आपका इकोनॉमिक लॉस होता है। देखिए कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गायब हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
आपकी पूरी की पूरी सड़कें ढह जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको इकोनॉमिक लॉस होता है, उस इकोनॉमिक लॉस को भी आपको कम करना है। नेक्स्ट, रिड्यूस डिजास्टर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपसे कहता हूं पूरे के पूरे भारत के लिए कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जीज, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इधर डिजास्टर आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, ये रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट, यहां पे बोलता है इंक्रीज। देखो ये है रिड्यूस, कुछ तो रिड्यूस करना है, 4 पैमानों पे रिड्यूस करो, 3 पैमानों पे ऊपर उठो। पहला, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटेजीज। जैसे G20 कर रहा है, आपस में सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर के काम करेंगी तो बेहतर तरीके से आप डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सटेंशियली एनहांस इंटरनेशनल कॉपरेशन, यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करो, यानी कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी काम करो। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इन सबकी मदद लीजिए, टेक्निकल मदद लीजिए, NGOs को लाइए, स्टेक होल्डर्स को लाइए और सब लोग मिलकर के इस पे काम करें। इंक्रीज दी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाइए, यानी कि डिजास्टर आने से पहले ही हमें पता चल जाए कि डिजास्टर की भीषणता कितनी है, कितना डिजास्टर आपका जो एक खतरनाक रूप ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी बोला गया बिपरजॉय आया, आप जानते होंगे, बट बिपरजॉय एक भी भारत के अंदर मनुष्य को नहीं मार पाया। ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल हमारे लिए जीत रही। क्यों? क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, भारत के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स मौजूद हैं। और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर कई सारे साइक्लोन्स आते हैं, बट बोलते हैं कि ओडिशा का जो मॉडल है वो पूरे विश्व को, पूरे देश को अडॉप्ट करना चाहिए। एक इंस्पिरेशनल मॉडल है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने का, यानी कि वहां पे रिहैबिलिटेशन किस तरीके से होता है, प्रिपेयर्डनेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जा रहा है। अब रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा रह सके, डिजास्टर्स को झेल सके। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं मेट्रो का जो पिलर्स होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं ये मेट्रो के पिलर्स जिस दिन अर्थक्वेक आया दिल्ली में, क्या गिर जाएंगे? नहीं। आप जाकर के मेट्रो के पिलर्स के बारे में पढ़िए, अराउंड 8 टाइम्स ज्यादा अर्थक्वेक को भी झेल सकता है, जो पूरे विश्व के अंदर सबसे मैक्सिमम अर्थक्वेक आया है। यानी कि भारत के और विश्व के अंदर मैक्सिमम अर्थक्वेक मान लीजिए 10 आया है, 11 आया है, तो करीबन करीबन 7 टाइम्स ज्यादा उसकी पावर रखी गई है। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो खड़े रह सके। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए आपने आईफल टावर क्रिएट करा है, या फिर आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं। क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का फायदा एक बारी में डिजास्टर आया गिर जाए? नहीं, वो डिजास्टर रेजिलिएंट है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल है, इस तरीके का कॉन्क्रीट उसमें इस्तेमाल है कि वो डिजास्टर्स को झेल सकती हैं अलग अलग तरीके से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स से रिलेटेड जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे मौजूद है? जापान के साथ। इसलिए भारत और जापान के रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंस रखी जाती है, क्योंकि डिजास्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है दोनों के रिश्तों में। और देखिए यहीं पे आपको ऑथर एक चीज और बोलते हैं कि भारत ने 2019 में एक लॉन्च करा था कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। CDRI का मतलब भी यही है कि मोदी जी के द्वारा लॉन्च करा गया, ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोदी जी बोलते हैं, जिसमें सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ आएंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगी और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे देंगी। सो गाइज, दिस इज ऑल from my side today. I'll see you tomorrow same time and I hope you like the session. Please आप बताइए, कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सभी डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। और कोशिश करिए कि 360 डिग्री एनालिसिस करिए, जाइए चहल एकेडमी की साइट पे और वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स क्विज मिल जाएंगे। वहां पे जाइए और क्विज को सॉल्व करिए, और वहीं पे डेली आंसर राइटिंग आपका ऑप्शन मिलता है, वहां पे जाके आंसर्स लिखिए, सबमिट करिए और इवैल्यूएट कराइए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आपको हेल्प कर सकता है। चलिए, टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन टुमारो।